काम करते हैं, मैं इसलिए बताता हूँ, रिकॉर्ड होता जाएगा और पैटर्न फॉलो जी जरा वैसे। ओके, सो डॉटनेट आपके हिसाब से है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? गलत। ये कोई लैंग्वेज है, ये है एक फ्रेमवर्क, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जितने भी आपके लेमेंस हो गए, तो आम आदमी को नहीं पता होता फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में टर्न आउट करूँ तो ये आपका इसका मतलब बनेगा एक इको सिस्टम, ठीक है। इको सिस्टम का मतलब एक पर्टिकुलर माहौल जो किसी एक चीज को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आप है, मैं हूँ, हमें रोटी कपड़ा मकान साथ है सामने दिन में तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इन अ वेरी सेम वे। अगर आपके कंप्यूटर में आपको कोई सॉफ्टवेयर रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा आपके कंप्यूटर में जो उसके खुले हुए एनवायरनमेंट में रन करने के लिए, ठीक है ना? यस सर। अब वो एनवायरनमेंट, जैसे आपने कोई नया सिस्टम फॉर्मेट डाला, विंडोज 7 डाला, विंडोज 10 डाला, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, आप सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें डालेंगे? कोई वीएलसी डाल दिया, क्रोम डाल दिया या एंटीवायरस डाल दिया, आप इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है, चल भी जाता है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं मांगता, आप इंस्टॉल करते हैं, कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि पहले से इसके अंदर डॉटनेट अवेलेबल है, ठीक है। तो विंडोज का जो हार्ट होता है वो क्या होता है? वो डॉटनेट होता है, वो धड़कता है तो ये चलता है, सिंपल सी, ठीक है। ओके, अब जो डॉटनेट का करंट फ्रेमवर्क चल रहा है वो चल रहा है आपका 4.6, ठीक है। हम काम स्टार्ट करेंगे 4.5, ओके। अब कुछ चीजें हैं जो मुझे सुबह बतानी पड़ेंगी, इसको ज्वाइन होनी पड़ेगी। अब डॉटनेट तो एक लैंग्वेज हो, एक फ्रेमवर्क हो गया जिसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ जाती। उन टेक्नोलॉजीज को कमांड करने के लिए हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और वो लैंग्वेज कौन सी होती है? सी शार्प, ठीक है। अब लैंग्वेज जो है इसका काम क्या है? बेसिकली इंटरेक्शन। सिंपल, मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैंने कहा आपको ये बैग उठा के दे दो, तो आप ये मुझे बैग उठा के दे दोगे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे बीच में, राइट। तो वैसे ही अगर इसको हिंदी अंग्रेजी समझ में आएगी नहीं, इसको कंप्यूटर की ही लैंग्वेज समझ में आएगी, तो उसके लिए मैं एक लैंग्वेज सिंपल से यूज करता हूँ, सी शार्प, ठीक है। अब ये लैंग्वेज जो है एटलास ये भी कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही लिखी जाती है, और कंप्यूटर को बेसिकली सी शार्प में समझ में नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर को सिंपल से समझ में आता है, बाय 0 1 0 1 0 1, उसका आवाज को कुछ नहीं आता। अब ये लैंग्वेज लिखने के लिए, मान लो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, सी शार्प, जिसका काम है 1+1 को ऐड। ये प्रोग्राम लिख के मैंने रन करा, ये कोडिंग मैंने किसमें लिखी? सी शार्प। ये रन हुआ किसमें? कंप्यूटर में मेरे, ठीक है। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता 1+1 क्या होता है या सी शार्प क्या होता है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बीच में मीडिएटर यूज करूँगा। तो मीडिएटर क्या करेगा? मेरे हिसाब के लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा आगे 1010 प्राइमरी लैंग्वेज, फिर कंप्यूटर में जो आउटपुट दिया वो भी 1010 मिलेगा। तो ये मीडिएटर क्या करेगा? मेरे लिए इसको वापस डी कन्वर्ट करेगा और मुझे आंसर 2 दे, ठीक है। तो ये जो मीडिएटर है ये बेसिकली होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग करते हैं प्रोग्राम। जैसे आपने अभी तक एचटीएमएल सीखा या जेएसपी का सीखा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया? ड्रीमवीवर, ब्रैकेट। अब वो जो ब्रैकेट है वो एक सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है? वो आपके एचटीएमएल के कोड को या जावास्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करके आगे बताता है कि भाई यूजर को ये चीज चाहिए और ये चीज करो, अब ब्राउजर उसको करके दिखा दो, राइट। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे पर हमारे सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप,
एक को हम कहते हैं कंपाइलर और एक को हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर। दोनों में डिफरेंस मालूम है आपको? क्या? कंपाइलर जो है पूरे सोर्स कोड को एक साथ कैरी करके कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर में हम लाइन बाय लाइन उसको एक्जीक्यूट करके उसका अगर कोई बग होगा तो लाइन बाय लाइन मतलब वो एक जगह पे एरर आया वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, ये जब तक इसको सही नहीं करोगे मैं आगे चेक नहीं करूंगा। तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो है वो क्या है, एक तरीके का कंपाइलर, वो कंपाइल करते हुए जाता है और आपको आउटपुट दिखाते हुए जाता है। ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में तो बेसिक डिफरेंस आपको मालूम है। अब हमें ये देखना है कि सी शार्प हमारा काम करता है कैसे, ये बेसिक हम तो देखने जा रहे हैं सी शार्प लाइफ साइकिल। ओके, मैंने एक कोड लिखा सी शार्प में 1+1, जैसे ही ये कोड मैं रन करूंगा सबसे पहले ये जो कोड जाता है, ये कोड आपका चला जाता है IL लैंग्वेज। अब IL क्या है? मतलब कि जैसे ही मैंने अपना एक कोड लिखा, उसको रन किया, तो आउटपुट दिखाने से पहले कुछ चीजें होती, और वो चीजें क्या हो रही है मैं वो समझ। मैंने जैसे ही कोड को रन किया, सबसे पहले जो मेरा लैंग्वेज है, जो मेरा सी शार्प का लैंग्वेज है, वो कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या है? जो डॉटनेट है, डॉटनेट के अंदर तकरीबन 65,000 से ज्यादा लैंग्वेज। ठीक है, अब जो हमारा विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है वो हर लैंग्वेज को नहीं समझता। अगर वो हर लैंग्वेज को समझने लगे तो विजुअल स्टूडियो हो जाएगा हमारा कम से कम 40-50 जीबी का, राइट? तो उसने क्या किया, यार आप C++ में कोड करो, आप सी शार्प में कोड करो, आप VB में कोड करो, आप कोबोल में कोड करो, किसी में भी कोड करो, मैं पहले हर कोड को कन्वर्ट करूंगा IL, क्योंकि मुझे समझ में आता है सिर्फ IL लैंग्वेज। ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मैं उस लैंग्वेज को पढ़ूंगा और उस लैंग्वेज के हिसाब से काम करूंगा। जस्ट लाइक कि एक तमिल है, एक पंजाबी है और एक गुजराती है, तीनों को अपनी लैंग्वेज आती है, तो तीनों ने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक और सीखी, इंग्लिश, आपस में कम्युनिकेट करके। ठीक है, अब IL लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई हमारी सी शार्प की लैंग्वेज जो हमने कोड किया। IL में कन्वर्ट होने के बाद ये गया तीसरे स्टेप पे, जो होता है हमारा वेरिफिकेशन स्टेप। ठीक है, वेरिफिकेशन स्टेप में क्या होता है, ये चेक करता है, वेरीफाई करता है कि जो आपने कोडिंग लिखी है उसमें कहाँ पे क्या क्या एरर, कोई एरर होगा तो यहीं पर होगा, मैं देखो ये 3 लाइन की एरर है, इसको सही कर लो, फिर मैं आगे एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं आपको अगर कोई एरर नहीं है तो फिर ये दोबारा से एक और लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट कौन करेगा, कोई ना कोई कंपाइलर, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। यहाँ पे भी IL कंपाइलर यूज हुआ है सी शार्प को IL में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे एक और कंपाइलर यूज होगा JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, ये भी कंपाइलर है, इसको कौन सी लैंग्वेज मिल रही है, IL लैंग्वेज मिल रही है, और ये IL लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है MNC, मैनेज नेटिव कोड। ठीक है, और जो मैनेज नेटिव कोड है वो जाता है दास में सिस्टम। तो मेरी जो लैंग्वेज है हर एक सेकंड में कन्वर्ट हो रही है दूसरी लैंग्वेज, इसलिए सी शार्प को इतना ज्यादा सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, कि वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे 4 में बदल गई। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ने से पहले हर लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स है, ठीक है, ताकि अगर हम आगे चल रहे हैं तो हमें वो बेसिक्स जो है क्लियर होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको वैसे। एक होता है हमारे में सी शार्प नेम स्पेस, देन क्लास, फंक्शंस एंड डेटा। मैं स्टार्ट करूंगा लिस्ट से, सबसे नीचे से। डेटा टाइप क्या होता है, कुछ आइडिया?
बेसिकली हम जिस भी तरीके का इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को उसका जैसे हमारे पास बूलियन होता है डेटा टाइप, हमारे पास स्ट्रिंग होती है, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ये बेसिकली सिंपल डेटा के ठीक है ना। जो भी हम सिस्टम को डेटा दे रहे हैं उसको समझने के लिए उसको क्या किया, बाइफरकेट कर कि अगर मेरे पास आ रहा है 9555430 तो ये क्या हो गया, ये एक इंटीजर हो गया, नंबर हो गया। और अगर यूजर को पूरा पूरा सेंटेंस दे रहा है माय सेल नंबर इज, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे डेटा टाइप्स। अब आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस हमने जावास्क्रिप्ट में किए होते हैं, क्या समझ बेसिकली फंक्शन में हम एक तरीके का कोड से देते हैं क्योंकि हमें आगे एग्जीक्यूट करना है, हमने मतलब प्री डिफाइंड एक मेथड हम सेट कर देते हैं। मुझे बस ये 4 लाइन जो है बार बार लिखनी ना पड़े, मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ एज अ टेम्पलेट, ठीक है। और मैं इस टेम्पलेट को बार बार कॉल कर सकता हूँ, मेरा जो कोड का है वो रियूज होगा। अब सपोज क्लास के बारे में आइडिया, क्लास बेसिकली हम कई जगह हमने मान लीजिए कई बार हमें कोई स्क्रिप्ट या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता है तो हम उसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक प्राइवेट क्लास और एक ग्लोबल क्लास। ग्लोबल क्लास क्या होती है, वो जो अगर अलग अलग फंक्शंस लिखते हैं, दोबारा बोलेंगे, अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन में हमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करना है तो हमने क्लास का डिफाइन किया, नहीं ऐसे भी लेना देना और वेरिएबल से यहाँ पे को लेना देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 50 फंक्शन, ठीक है। अब मुझे कोई एक फंक्शन को कॉल करना है तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, उन 50 फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को सर्च करके एक फंक्शन को कॉल कराएगा। तो वो जो मेहनत कर रहा है मेरा प्रोसेसर हो गया या मेरा सिस्टम हो गया या मेरा रैम हो गया, ओवरऑल मेरा जो पीसी है, उस लेबर को मुझे कम करना है। 50 मुझे सर्च करना है, क्यों ना मैं उन 50 फंक्शंस को अलग अलग बाइफरकेट कर दूं। यार ये 10 फंक्शन जो है ये डॉटनेट के, इनको डॉटनेट की क्लास है। 3 फंक्शन जो है पीएचपी के, इनको पीएचपी की क्लास है। अब मुझे कोई एक फंक्शन कॉल कराना है और मुझे मालूम है वो डॉटनेट की क्लास में, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम को कहूंगा यार डायरेक्ट डॉटनेट की क्लास में जाओ, 10 फंक्शन मिलेंगे, एक को कॉल करा। तो पहले वो 50 फंक्शन में से किसी एक को कॉल करा रहा था, अब वो किसी 10 में से एक को कॉल करा, तो जो उसका सर्चिंग टाइम वो क्या हो गया, कम हो गया, और मेरे को जो सिस्टम जो आउटपुट है वो और जल्दी दिख रहा है। क्लियर, समझ में आया। अब फंक्शंस को बाइफरकेट करने के लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं, और क्लास को बाइफरकेट करने के लिए हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं। कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस हैं, तो चलो एक काम करते हैं, जितने भी किंडरगार्टन की क्लासेस हैं उनको एक फ्लोर पे, जैसे जितने भी 5th या 6th स्टैंडर्ड की क्लासेस हैं उनको एक फ्लोर पे, तो फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे नेम स्पेस होगा। तो बाइफरकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। अब इनको लिखते कैसे, सबसे पहले नेम स्पेस है, नेम स्पेस के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर डेटा टाइप्स। तो अगर मुझे कोई नेम स्पेस बना रहा है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डायरेक्ट नेम स्पेस कीवर्ड और मेरे नेम स्पेस का नाम। सपोज मेरे नेम स्पेस का नाम है यूनिवर्स, और यूनिवर्स क्या, ठीक है। मुझे एक क्लास बना, तो मैंने एक क्लास बनाया सोलर सिस्टम या सिंपल सा मिल्की वे। अब इस क्लास के अंदर जो भी आइटम आएगा वो इसके बीच में, और जो नेम स्पेस के बीच में आएगा वो इसके बीच में आएगा। अब क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक, क्या होता है अभी हमें आइडिया नहीं, ये लेके चलो वाइड, इसका भी मतलब हमें नहीं मालूम। और एक फंक्शन मैंने बना दिया जिसका नाम है मेन, और मेन क्योंकि फंक्शन है इसलिए इसके आगे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, ठीक है। यहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट क्यों मत लगाया हमने, क्योंकि ये बताने के लिए ये क्या है, एक फंक्शन है, और ये ब्रैकेट हम लगा रहे हैं ये बताने के लिए कि इस फंक्शन का काम है क्या, ठीक है। यहाँ पे इसकी वर्किंग है। अब मुझे मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के नीचे और फंक्शंस बना सकता हूं। मतलब मेरे एक क्लास में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं,
और एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक फंक्शन का नाम है मेरे मेन और दूसरे फंक्शन का नाम है एबीसी। जब मैं रन कराऊंगा सबसे पहला फंक्शन जो मेरा रन होगा वो होगा मेन। क्यों? क्योंकि पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ। जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंजन ऑन होता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है बाकी सबका पावर देता है। और सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? आपका मदरबोर्ड स्टार्ट होता है। उसका काम है हर जगह पे करंट पास ऑन करना। यहाँ पे भी यही है। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मेन स्टार्ट होगा। मेन का क्या काम है? अदर क्लासेस को, अदर चीजों को कॉल करना। जो मेन चीज के अंदर जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वही कॉल होगा, जो नहीं लिखा हुआ वो कॉल नहीं होगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई कोडिंग लिख रहा हूँ और रन करा रहा हूँ तो वो काम नहीं करेगी, और उसी कोडिंग को मैं कट पेस्ट यहाँ पे कर दूँ तो वो काम करेगी। ठीक है, इतना क्लियर? यस सर। विजुअल स्टूडियो आपके पास है? नहीं है। पेन ड्राइव है आपके पास? नहीं। मैंने आप कॉपी पे लगा देता हूँ, तो भी हैवी है। डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं? अच्छा, डेटाबेस का मुझे आइडिया नहीं है। आपने आई थिंक डेटाबेस इंस्टॉल किया इसको सर्वर क्लाउड कंप्यूटर आपने इसको सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है? नहीं, वो जो मैंने आपको दिखाया था क्लाउड कंप्यूटर था, लेकिन जिसमें फॉर एक क्लिक कर रहे थे वो क्लाउड सिस्टम में इंस्टॉल था। नहीं, वो भी आप क्लाउड पे ही काम कर रहे हो। यूएस का एक क्या नाम है? अच्छा, रिमोट एक्सेस। ओके ओके ओके, हाँ रिमोट एक्सेस। ठीक है ठीक है। ऑफिस डाला हुआ है आपने? एमएस ऑफिस कौन सा? 2012। ठीक है, मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ। लैपटॉप लेके आए हैं? हाँ जी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, उस तरीके से हम सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्या मैं इसके वीडियो सामने रहोगे? सबसे पहले 2 चीज दे रहा हूँ, एक एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो और एक में दे रहा हूँ आपको विजुअल स्टूडियो। सबसे पहले आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके अंदर आप पाएंगे आपको ये सेटअप मिलेगा। ठीक है, ये आई थिंक ये होगा। इसको आप नेटनेस करके सॉल्व कीजिएगा। सिंपल नेटनेस करते जाना है। एक जगह पे ये पूछेगा इंस्टेंस नेम। ठीक है, और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना होगा। इसके ऊपर एक चेक बॉक्स होगा डिफॉल्ट इंस्टेंस। ठीक है, मतलब ये आपसे पूछ रहा होगा नाम, आपको क्या करना है यहाँ पे चेक करते कि भाई जो भी बाय डिफॉल्ट तेरा बनता है तुम वो ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ये डिफॉल्ट अपना नाम जो भी लेना होगा ये ले लेगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। आगे आके एक और जगह से आपको पूछेगा ऑथेंटिकेशन टाइप। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टाइप में क्या होगा, ये पूछेगा आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है। एक होता है विंडोज ऑथेंटिकेशन और एक होता है आपका एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। एसक्यूएल सर्वर तो आपको रखना है विंडोज। विंडोज में क्या होता है, कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा। एसक्यूएल सर्वर रखोगे तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, आगे चल के पासवर्ड भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको विंडोज ही लेके चलना। विंडोज सेलेक्ट करना, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल हो गया। ये इंस्टॉल हो गया एक बार। इसके बाद आप आ जाना विजुअल स्टूडियो, इस पे क्लिक करना। उसमें तो कुछ मेहनत नहीं है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो एक ऐसा ही आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे जब आइकन आ गया, उस पर क्लिक किया आपने खोलने के लिए, तो आपसे मांगेगा एक की। जब मांगेगा तो ये इसकी
ठीक है, हो भी सकता है कई बार पूछ लेता है कि आपको कौन से लैंग्वेज पे काम करना है, तो आप वहाँ पे सी शार्प भी अलग अलग लैंग्वेज होगी, आप सी शार्प चूज करें, ठीक है, बस और कुछ। तो पहले आप डेटाबेस इंस्टॉल करोगे और फिर आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, ओके। ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है सर। अब विजुअल स्टूडियो खोलने के दो तरीके हैं, एक तो आप अपने डेस्कटॉप के आइकन पे क्लिक करें, मैं तो अभी हटाया हुआ। दूसरा, अगर बाय चांस नहीं आया तो आप रन पे जा सकते हैं सीएमडी पे और यहाँ पे टाइप करें DEVENV, डेवलपर्स एनवायरनमेंट, ठीक है, डेवलपर्स का DEV, एनवायरनमेंट का ENV। सबसे पहले हमें जो सीखना है वो सीखना है हमें ये लैंग्वेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको जेकर ही खत्म होना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक किया, मेरे में जैसे वेब सिलेक्टेड है, हो सकता है आपने विंडोज हो कुछ और। आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है विंडोज, विंडोज स्टोर नहीं विंडोज, और इसके अंदर कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। और कंसोल एप्लीकेशन में मैं अभी आपका नाम दे रहा हूँ, सही सही, आप अपने एंड से कुछ और नाम दे सकते हैं सिस्टम में। ये सारी चीजें आ गई। अब ये क्या क्या चीजें हमारे सामने भी है, इसको मैं अभी मत देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेज हैं और यहाँ पे कुछ बॉक्सेज, ये होता है हमारी कोडिंग स्कूल, ठीक है, यहाँ पे हम ये सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। बगल में एक आ रहा है हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फाइल है .cs, CS वो फाइल होती है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और ये जो आपकी ये जो विंडो खुली है जिसे हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहते हैं, इसका काम होता है कि आप देख सकें कि आपने कौन कौन सी फाइलें खोली हुई है, कौन कौन सी फाइलों पे आप काम कर रहे हैं। बाई चांस आप ये फाइल यहाँ से गलती से बंद कर देते हैं तो आप यहाँ पे जाके इस फाइल को दोबारा खोल सकते हैं, इसका अभी यही काम है। इसके अलावा एक स्क्रीन के और एक स्क्रीन के, किसी और से अभी आपको लेना देना नहीं, ना प्रॉपर्टीज ना टूल बॉक्स ना सर्वर, आपको दो ही से लेना देना, एक ये और एक ये, ओके। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि कुछ यूजिंग करके कुछ चीजें लिखी हुई है, ये है प्री डिफाइंड नेम स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी आपको, इस तरीके से हम लोग नेम स्पेस बना सकते हैं। तो हमारे डॉटनेट में कई नेम स्पेस है, कई क्लासेस पहले से बनी बनाई हुई, अगर सबसे टॉप पे जो नेम स्पेस बैठा हुआ है वो क्या है, हमारा सिस्टम नेम, जिसे हम कहते हैं मदर नेम स्पेस। सारे के सारे बाकी के नेम स्पेस और बाकी के क्लासेस किसके अंदर आते हैं, उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यूज किया सिस्टम नेम, क्यों, क्योंकि मैं जिन बनी बनाई क्लासेस का मुझे कॉल करानी है वो किसके अंदर है, इसके अंदर। तो जब मैं नीचे कुछ लिखूंगा वो कहाँ सर्च किया जाएगा, इन नेम स्पेस में सर्च किया जाएगा, ठीक है। आपकी जैसे जेक्वेरी हुई है, जेक्वेरी करने से पहले आप क्या करते थे, जेक्वेरी की फाइल अटैच कराते थे, क्योंकि उसके अंदर वो सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, तरीके से फाइल अटैच कराई, ठीक है। अगर मुझे इनमें से किसी भी के फंक्शन को कॉल कराना है तो मुझे इनको अटैच कराना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इन चार को हटा दूं, मैं मुझे क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम रखना बेसिक के लिए। अब मैंने जैसे ही इस सिस्टम को लिया, मैंने प्रोजेक्ट को लिया, मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा आशुतोष फर्स्ट, उसी नाम से इसने नेम स्पेस ले लिया। बाय डिफॉल्ट जो पहली क्लास बनी इसका क्या नाम है, प्रोग्राम, और मेरा एक फंक्शन बन गया मेन फंक्शन जो सबसे पहले चलेगा।
ये नाम तीनों बाय डिफॉल्ट है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको भी चेंज कर सकता, बस इसको चेंज, ठीक है ना, बाकी सब आप चेंज कर सकते। मास्टर पेज पे डालिए ना, तो मास्टर पेज पे डालिए ना, मास्टर पेज में डाला आ रहा है, मेरा डाला था मैंने 4 वाले बात तो कर रहे हो, कितना टाइम हो गया छोड़े हुए अभी, अगर फोन छोड़े हुए कितना टाइम हो सो नेम स्पेस पहले से आ गया, प्रोग्राम पहले से आ गया, मेन आ गया। अब मुझे सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट, तो उसके लिए मैं लिखूंगा कंसोल, नीचे इंटेलिजेंस आ रही है, सिंपल सा एक फंडा जो इसके अंदर आ रहा है वही सही है, जो नहीं आ रहा है वो गलत, ठीक है। फिर साहब हमारी जो है एक क्या कहते हैं मतलब केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो चीज बड़ी है वो आपको कैपिटल में रखते हैं, जो छोटी है उसको आपको छोटी ही रखते। अब कंसोल एक है प्री डिफाइंड क्लास जिसके अंदर एक फंक्शन आता है राइट वाला। अब इस फंक्शन का काम क्या है, जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो उसको प्रिंट करा। ये कंसोल एक क्लास है जो किसके अंदर आता है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर आता है, ठीक है। मैं इसके बाद कर्सर रखूंगा, ये अपने आप बता देगा सिस्टम डॉट कंसोल। मैंने रन किया, रन करने के लिए कंट्रोल F5। हेलो आ गया। अब मैंने बता दिया, आपको चल गया कंसोल क्लास है राइट साइड, पर खुद से कैसे, ठीक है। डॉटनेट में क्या किया है कि हर कीवर्ड के आगे एक आइकन लगा दिया है, ये देखिए, जब भी आप टाइप करते हैं नीचे इंटेलिजेंस आती है और हर इंटेलिजेंस के आगे एक आइकन है, तो हर क्लास का आइकन सेम, वो जो येलो कलर का है, तो जिसका भी येलो कलर का आइकन है वो क्या है, क्लास, और जिसका भी पर्पल कलर का बॉक्स बना हुआ आता है वो क्या है, और फंक्शन जो है ये पैरामीटराइजर, ये एक पैरामीटर लेगा ही लेगा, जैसे भी मैंने रन कराया था वही चीज आ जाएगी वापस, ठीक है।
तो एक फंक्शन है हमारे पास राइट लाइन और एक फंक्शन है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट। वो नई लाइन में प्रिंट करता है, ठीक है, मतलब प्रिंट करके नई लाइन ऐड कर देता है, और ये क्या करेगा, डायरेक्ट एक लाइन में प्रिंट, ठीक है। चलिए आपको चलिए हमारे में अगर डेटा टाइप लेना है आपको तो हम सिंपल लिखते हैं int I इक्वल्स टू 1। जैसे पहले मैथ्स में क्या करते थे हम लोग अलजेब्रा में, कि एक x है जिसकी वैल्यू हमने 1 ले ली, y है जिसकी वैल्यू 2 ले ली, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 3। यहाँ पे भी हम सेम ऐसा करते हैं, बस यहाँ पे हम एक चीज बता देते हैं कि यार जो x है ये होगा किस टाइप का, इंटीजर टाइप, y भी क्या होगा, इंटीजर टाइप। इसका मतलब 2 को हमने डाल दिया y के अंदर, और y के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आ गई। अब मैं y लिखूं या 2 लिखूं बात बराबर है, x लिखूं या 1 लिखूं बात बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग इंटीजर i, इंटीजर j एंड कंसोल डॉट राइट लाइन। सिंपल i लिखूंगा तो वो 1 को प्रिंट कर देगा, i प्लस j करूंगा तो सम को प्रिंट कर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया x, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली the sum is। अब मैं चाहता हूँ तीनों चीजें एक साथ प्रिंट, the sum is 3। तो यहाँ पे मैंने ले लिया x, पहले x प्रिंट होगा, फिर i प्रिंट होगा और फिर j प्रिंट होगा। सारा 11 कर दिया। अब ये हुआ क्या, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा ध्यान रखना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंटीजर को अगर आप इंटीजर से प्लस करते हो तो हमेशा आता है इंटीजर आता है, स्ट्रिंग को प्लस करोगे स्ट्रिंग से हमेशा आता है स्ट्रिंग में आएगा कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मतलब a प्लस b इक्वल्स टू ab। लेकिन अगर आप इंटीजर प्लस स्ट्रिंग करोगे भी तो आंसर स्ट्रिंग आएगा। इसने क्या किया, स्ट्रिंग प्लस int इक्वल्स टू स्ट्रिंग, 1 और 2 को भी इसने स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा लो, पहले इसको निपटाओ और जो भी आए इसके साथ। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी लैंग्वेज हो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाती है, ठीक है, कि पहले इन दोनों को ऐड करो, इसके साथ कॉन्कैटिनेट करो, उस लाइन को राइट करो, कहाँ पे, कंसोल, ठीक है। अब ये तो हुआ कि प्री डिफाइंड मैंने वेरिएबल्स ले लिए, i ले लिया, j ले लिया, खुद से वैल्यूज की दे दी मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से वैल्यू मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर को प्राप्त करूँ, तो प्लीज एंटर योर एज, जो भी वो एज लिखे वो मैं इसको प्रिंट करके वापस दिखा दूँ। इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट, पॉइंट आपको मालूम है, इसको कंपाइलर क्या करता है, स्किप कर देता है। तो कमेंट करने के लिए आप सिलेक्ट करके यहाँ से इसको एक साथ कर सकते हैं, या अनकमेंट यहाँ से कर सकते हैं, या एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के सी, मैं लिख देता हूँ कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस के सी, अनकमेंट के लिए ठीक है।
मुझे 0 से वैल्यू लेनी है। तो जैसे उसको पहले मुझे प्रॉम्प्ट कराना पड़ेगा कि प्लीज एंटर योर एज। तो कंसोल पे मैंने प्रिंट किया एक लाइन, एंटर योर एज। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने प्रिंट किया कि अपनी एज प्रिंट करो, सॉरी अपनी एज टाइप करो। अब यूजर मैं चाहता हूँ कि अपनी एज कंसोल में ही टाइप कर सके। सो इसको मैंने रन किया, यहाँ पे पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर रहा, यहाँ पे टाइप करने के लिए स्पेस आ गया। तो जैसे प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं राइट लाइन, अब यूजर से वैल्यू लेनी है तो हम लोग लिखेंगे कंसोल पे से क्या करो, लाइन को रीड लाइन आ गया स्पेस। अब मैं चाहता हूँ कि एंटर करूँ तो इधर यूजर ने वैल्यू लिखी है, ये सेव भी हो जाए मेरे पास टेम्पलेट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी कंसोल से लाइन को रीड किया जा रहा है उसका सारा का सारा डेटा आ जाए स्ट्रिंग ABC। ठीक है, अगेन राइट टू लेफ्ट, लाइन को रीड करो कंसोल पे से, जो भी डेटा मिले उसको ABC में डाल दो, और ABC किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप। अब ABC में डेटा आ गया मेरे पास। अब मैं इसको चाहूँ तो वापस प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा, दूसरा प्रिंट। अब चाहूँ तो इसके आगे मैं फिर से एक मैसेज लिख सकता हूँ, योर एज इज concatenate ABC। ठीक है ना, स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस चाहिए। इतना टर्म क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले सकते हैं। और यहाँ पे ले लिया मैंने फर्स्ट FN। इसी तरीके से यूजर से हम सेकंड नेम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ तो एक ही बार फंक्शन, सॉरी फर्स्ट नेम, फिर मैं बताता कि स्पेस है। ठीक है, तो स्पेस भी मैं यहाँ पे खुद से मैंडेटरी दे देता हूँ। पहले ये प्रिंट हो, स्पेस है, फिर FN हो, फिर स्पेस है और फिर SN। ठीक है, इसमें में कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जैसा अभी हमने ये किया वैसे हम लोग करेंगे इंटीजर के साथ। तो इंटीजर के साथ थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें दो वैल्यू लेनी है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, दोनों का सम करके मुझे आउटपुट देना है। इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा। और मैंने लिखा यहाँ पे कंसोल डॉट रीड। अब यहाँ पे तो मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे इंटीजर चाहिए, क्योंकि मुझे ऐड कराना है, राइट, कॉन्कैटिनेट तो कराना नहीं है, राम श्याम तो करना नहीं है, ऐड कराना है। ऐड के लिए मैं स्ट्रिंग लूंगा नहीं, मैं इंटीजर लूंगा। मैंने लिया इंटीजर I इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा
एरर आ गया। अब ये एरर क्या है? एरर ये कहता है कि आप कंसोल से रीड करने की एक लाइन को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू नेवर नो कि यूजर जो है कुछ भी दे सकता है, वो 6 0 भी दे सकता है, वो SIXTY भी दे सकता है, राइट। तो डेटा रीड लाइन जो है हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही गेट, इंटीजर में कभी गेट करता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है यार रीड लाइन से आप डेटा गेट कर रहे हो और ये हमेशा क्या करेगा, स्ट्रिंग में डेटा गेट करेगा, और आप स्ट्रिंग का डेटा डाल रहे हो किसके अंदर, आई के अंदर, जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो डेटा मिसमैच हो गया, या तो इधर से चेंज करो या तो इसको चेंज करो। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज किसी को नहीं करेंगे, कंसोल से जो डेटा हमारे पास आ रहा है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इंटीजर, ठीक है। अब हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास है कन्वर्ट। कन्वर्ट क्लास के अंदर एक फंक्शन है टू इंट 32, टू इंट 16, 32 एंड 64। ये होते हैं बिट्स कि आपको डेटा कन्वर्ट करना है 16 बिट में करना है, 32 बिट में करना है या 64 बिट में। छोटा डेटा आ रहा था 16 यूज कर सकते हो, काफी हैवी है तो 64 कर सकते हो, सब यार बिटवीन है तो एवरेज 32। तो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, 32। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर इसको अगेन राइट टू लेफ्ट रीड करो लाइन कंसोल से, जो भी डेटा आया उसको इंटीजर 32 में कन्वर्ट करो, आई में डाल दो और वो भी इंटीजर टाइप 32, ठीक है। तो अपने पास पहला नंबर तो आ गया आई, इसी तरीके से दूसरा नंबर भी लेंगे। इंटीजर j equals to same console dot read line, कोई वैल्यू गेट करेगा कन्वर्ट करेगा j में डाल देगा। अब प्रिंट करा के दिखा देते हैं i प्लस j, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, क्लियर है? यस सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक। सिंपल इंटरेस्ट तो खुद से कर लेंगे, मैं बता दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाला कभी? हाँ कर सकते हो? हाँ जी, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा तो नहीं हो रहा नहीं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट हमने देख लिया कि कैसे डेटा लेना है, कैसे प्रिंट कराना है, कैलकुलेशन कैसे होती है, सब हमने देख लिया। अब आते हैं हम बेसिक स्टेटमेंट्स के। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, तो कंडीशन बेस्ड काम भी हम लोग करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपने इफ एंड एल्स पढ़ा होगा, वही चीज यहाँ पे भी है, इफ है, एल्स है, एल्स इफ है, ठीक है। स्विच है, आगे चलते अब लूप आ जाए। जावास्क्रिप्ट में हमने फॉर ईच पढ़ा, फॉर ईच, हाँ, एक लूप यहाँ पे नया, आपने व्हाइल पढ़ा होगा, डू व्हाइल पढ़ा होगा, फोर पढ़ा होगा, और फॉर ईच, ठीक है। तो स्टार्टिंग वही बेसिक इफ एल्स से करते हैं हम लोग कि मुझे यूजर से इसकी एज पूछनी है, अगर एज 18 से अबव है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो पहले यूजर से मुझे इसकी एज लेनी है, console.writeline एज लेने के लिए मुझे इंटीजर में एज लेना पड़ेगा, सेम तरीके से कन्वर्ट भी करेंगे, कन्वर्ट टू int 32 console dot ठीक है। अब एज आ गई मेरे पास, इसको ले लिया हमने इफ। इफ हमारा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो काम करता है कंडीशन के हिसाब से,
कंडीशन में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर एज मेरी छोटी है 18 से तो क्या तो प्रिंट हो जाए ठीक है। और अगर 18 से अबव है यू कैन बस, तो ये आ जाएगा हमारा एल्स। एकदम सेम है जैसे आपका जावा, कोई चीज पे तो कंफ्यूजन होगा नहीं। इसको रन करते हैं। You can cast your vote. You cannot cast your vote. अब मुझे यहाँ पे नेस्टेड लगा, नेस्टेड इफ एल्स, मतलब एक इफ एल्स के अंदर एक और एक। बाई चांस मुझे यहाँ पे ये भी देखना है कि जो यूजर है जो वोट दे रहा है उसको मैं एक और सर्विस दूं, यहाँ पे मैं उसको ये बताऊं कि इसकी जो एज है वो ऑड है या इवन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑड हो या इवन हो, सॉरी ऑड हो या इवन हो तो तभी बताए जब वोट दे सकता है, और वोट वो अगर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्स में होगा, राइट। क्योंकि अगर वो वोट नहीं दे सकता तब तो इफ चलेगा, अगर दे सकता तो वो एल्स में चलेगा। एल्स में मैं क्या करूंगा, एक और इफ लगा, अगर उसकी एज को मैं डिवाइड करूं 2 से, ठीक है, और रिमाइंडर मेरे पास 0 बच रहा तो क्या हो, प्रिंट हो जाए योर एज इज इवन। ठीक है, your age is on, you can cast your। Yes, sir. इसी तरीके से स्विच भी देख लेते हैं, क्योंकि तो आपको दिक्कत नहीं आएगी डिफेंस में, स्विच में और लूप्स का, आगे थोड़ा सा फिर अलग हो। तो स्विच का काम क्या समझ में आया था आपको? हम स्विच के लिए अलग-अलग केसेस को फाइंड कर लेते हैं। हम स्विच यूज करते क्यों? अगर मेरे पास इफ एल्स है, अगर मेरे पास इफ एल्स है तो मैं स्विच यूज क्यों करूं? क्योंकि इफ एल्स में हर बार हमें नेस्टेड से क्रिएट करना पड़ेगा। स्विच में हमने मान लो ये नेस्टेड नहीं है मेरा, एक इफ है, एक एल्स इफ है और एक एल्स है। एल्स इफ मैंने बताया नहीं यहाँ पे, अगर बाय चांस एल्स इफ भी बता देता हूं, ऐसे छूट गया यहाँ पे। सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने रन किया इसको और मैंने एज दे दी 18, तो क्या है, कोई भी रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है तो 18 से छोटा ग्रेटर देन या या एल्स 18 से बड़ा। ये 18 को भी उसमें ग्रेटर देन, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ग्रेटर तो मैंने कहीं दिया ही नहीं, मैंने क्या दिया, मैंने छोटे का दिया, 18 इज नॉट छोटा देन, ठीक है। मैंने स्मॉलर देन का लिखा है, स्मॉलर देन चेक किया, बाकी जो भी है ग्रेटर देन का तो मैंने कहीं दिया ही नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 18 है एज यूजर की, वहां पे लिखा हुआ आ जाए यू कैन कास्ट योर फर्स्ट वोट, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा एक और कंडीशन, और एक और कंडीशन देने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स इफ, ठीक है, ये नहीं तो ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज इक्वल्स टू 8, मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया, मैंने सिंगल इक्वल्स टू नहीं लगाया। इसका क्या मतलब है,
फिंगर इक्वल्स टू का मतलब होता है कि RHS की वैल्यू चली जाए LHS, ठीक है। यहाँ पे मुझे वैल्यू ट्रांसफर नहीं करना, यहाँ पे मुझे वैल्यू को कंपेयर करना। तो इज RHS इक्वल्स टू LHS, अगर ट्रू है तो हो, नहीं हो तो एल्स में चला जाए, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी होगा तो श्योर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जैक्टली मैं 18 डाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, एल्स इफ चलेगा। इफ चलेगा देखेगा 18 से छोटा तो नहीं है तो एल्स इफ देखेगा। एल्स इफ में क्या है, अगर एकदम 18 है तो चल जाएगा, और अगर मैंने 19 डाला है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। अब बताइए स्विच और एल्स इफ, सॉरी इफ एल्स में क्या। सर पहले एक क्वेश्चन था, जैसे हमने एज लेस देन 18 कर दी, बिल्कुल हम इसी में कॉमा करके आगे की स्टेटमेंट्स नहीं डालते हैं। कॉमा करके नहीं, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये डाल सकता हूँ इक्वल टू, नहीं जैसे हमें 3-4 स्टेटमेंट कंपेयर करानी है तो उसके लिए हमें एल्स भी चाहिए, मतलब लेट्स से 3-4 का मतलब ये जैसे एज इज लेस देन 18 और एज इज ग्रेटर देन 50। अच्छा वैसे हाँ कर सकते हैं, हम वो हाँ स्टेटमेंट हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे अब दो पाइप देखते हैं, पाइप का मतलब हो गया और, ठीक है, और एज बड़ा है 10 से तो ये, ठीक है, और इसमें भी मैं लगा दे रहा हूँ एल से, और एक और दे दे रहा हूँ इफ, कि अगर उसकी जो एज है 10 से भी छोटी है तो सीधा लिखा हुआ जाए गो बैक है। या यू आर टू स्मॉल, जो भी आप लिखते हैं, तो अगर 10 से एकदम छोटी है तो ये लिखा हुआ जाएगा। अब यहाँ में दो कंडीशन है, 10 से बड़ी पर 18 से छोटी तो ये चल जाए। ऐसे आप यहाँ भी चाहो तो कुछ दे सकते हो और लगा दो, एज 18 हो या और भी उसके साथ कोई कंडीशन और में रहेगा। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट से जो यूज करते हैं और यूज करते हैं, एंड भी यूज करते हैं। एक एंड होता है, एंड हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हमें दोनों चीजें मैंडेटरी बता। सपोज अगर मैंने यहाँ पे एंड कर दिया तो ये कभी चलेगा, क्योंकि एक बंदे की एज एक टाइम पे 18 से छोटी और 10 से बड़ी नहीं, मतलब 18 से छोटी भी हो और 10 से बड़ी भी हो, दोनों कंपल्सरी, दोनों का वहां तक तो चली जाएगा ये, ठीक है ना, 12-13 दोनों को ही मैच हाँ, मगर उल्टा कर दें कि 18 से ज्यादा हो और 10 से कम हो तो वो नहीं चलेगा। तो मतलब एंड स्टेटमेंट के लिए हम दो बार एम्परसेंड का साइन लगाते हैं, और और स्टेटमेंट यूज करेंगे तो पाइप को दोबारा पाइप के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब आते हैं स्विच पे, ठीक है। अब बताइए आपको क्या डिफरेंस नजर आता है स्विच में? सिमिलर ये यूज कर सकते हैं, सिमिलर ये में आता है। सपोज आप एक कार लेके गए पार्किंग में पैसिफिक के, अब जैसे पैसिफिक की पार्किंग में मुझे मैंने बोला देखो ऐसी जगह पे कार ला, यहाँ पे लेफ्ट वाली कार आपसे बड़ी हो और राइट वाली कार आपसे छोटी, तो आप क्या करें, एक एक स्लॉट पे जाके पहले कंपेयर करें, ठीक है। मान लो आपको सीधा मिला वो स्लॉट नंबर 99 पे, तो आपको काफी टाइम वेस्ट किया। अब आप पूछे मैंने डायरेक्टली बोल दिया स्विच टू 99, तो पहले आपने कंपेयर नहीं किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इससे कंपेयर करने में टाइम वेस्ट, तो इन दोनों से कंपेयर करने में टाइम वेस्ट, फिर इससे कंपेयर करने में टाइम वेस्ट। हमें जो इंस्टेंट रिजल्ट दिख रहा है हमें पता नहीं चल रहा है कितना लेबर कर रहा है बेचारा, ठीक है, लेकिन ये कर रहा है, ठीक है ना। जब हैवी डेटा होगा तो हम बता सकते, क्लियर? यस सर। मान लीजिए जैसे हमने एयरटेल में या किसी में हम लोग कॉल्स करते हैं, वो
कहते हैं फॉर इंग्लिश प्रेस वन, हिंदी के लिए एक दबाए। मैं अगर दो दबाता हूँ तो क्या वो पहले इंग्लिश में बोल के हिंदी में बात करता है, डायरेक्टली हिंदी में बात करता है। तो वो हो गया एक तरीके से स्विच। स्विचिंग मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से उसका कंट्री कोड पूछना। अगर उसका कंट्री कोड 91 है तो इंडिया प्रिंट होगा, 92 है तो पाकिस्तान, 93 है तो बांग्लादेश। सेम वे में यूजर से वैल्यू लेंगे, इंटीजर सीसी यानी कंट्री कोड, कंसोल सॉरी पहले कन्वर्ट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, जो भी आया उसको रीड करके कन्वर्ट करके सीसी में डाल दो और स्विच करो मेरे प्रोग्राम को किसके हिसाब से, सीसी के हिसाब से। अब स्विच करने में क्या होगा, स्विच भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो काम करता है सीसी के हिसाब से। अगर इसका सीसी की वैल्यू 1 है तो केस सॉरी 91 है तो केस 91, मतलब एक तरीके से होता है ना यार, अगर ये आ गया तो इस केस में ये करूंगा, नहीं तो इस केस में ये करूंगा, वही चीज होगा। अगर 91 और इस केस में 91 वाला चल जाएगा और ये प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन इंडिया। और जब ये केस पूरा हो गया, स्विच का काम भी पूरा हो गया और उसके बाद स्विच मेरा यहीं पे खत्म, ब्रेक हो, ताकि नीचे वाला कोड ना। इंडिया का बांग्लादेश, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया 91 इंडिया, 92 93 दूंगा तो ऑब्वियसली बांग्लादेश आ जाएगा, और मैंने दिया 67 कुछ भी। तो इसको हम लेते हैं डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस का मतलब होता है वो बाय डिफॉल्ट, तो इनमें से कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये चीज। बेसिकली हमने स्विच जो यूज किया है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने उसको वैल्यू की इंटीजर को नेम दे दिया सीसी का। स्विच हम करते हैं अपने वेरिएबल के नेम के साथ, जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया है उसकी वैल्यू, मतलब स्विच के अंदर वो वेरिएबल दे देंगे और उसकी वैल्यू उसको ही हाँ उसके हिसाब से बनाते हैं। हमें जो लगता है कि यार उसके लिए ये तीन चीजें आ सकती हैं, इन तीन चीज के साथ हमने काम कर लिया। इसमें क्या था कि मेरे पास जब रेंज ऑफ डेटा आ रहा है इतने से इतने के बीच में, मुझे आइडिया ही नहीं, मुझे मेरे पास एक रेंज है, यहाँ पे मेरे पास रेंज नहीं है, यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट डेटा है, ये तो ये होगा, ये होगा, ये तो ये। बेसिकली इफ कंडीशन हम वहाँ पे यूज करें जहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक रेंज हो अच्छी खासी। हाँ, और स्विच हम यूज करते हैं जब हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स डिफाइन करने हैं कि हमारा ये है तो ये ऑर्डर, मेरा काम 3 से 4 रुपए आएगा तो 3 रुपए ये हो, 4 रुपए हो, 5 रुपए। ठीक है सर, पहले आप यहाँ तक कर लेते हैं, फिर इसके बाद कल से ठीक है सर, पहले आपका इंस्टॉल भी हो जाए।